तो फ्रेंड, आई होप ऑल विल बी गुड। तो चलिए आज जानेंगे हाई स्कूल में जो फाइनल परीक्षा पढ़ रहा है, इस परीक्षा में से 40% से लेकर 50% तक बिहार बोर्ड में पूछता है। तो जो पूछा है मैथ के क्वेश्चन वो आज देखेंगे और सबको काफ़ी आसानी से सोल्व करेंगे। तो चलिए देखिए। चलिए तो बढ़ते क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में क्या कर रहा है कि यदि भाग एलोगरिथम a बराबर बी क्यू प्लस आर जो है ये दिया हुआ है और इसमें वैल्यू दिया हुआ a बराबर 72 है, b बराबर 9 है और q बराबर 8 है। ठीक है, तो तीन चीज का वैल्यू दे रखा है, उसके बाद r का वैल्यू चाहिए। तो क्वेश्चन काफी सिंपल है, तो इसमें जो आप वैल्यू रखेंगे तो इसका जो है आंसर निकल के आ जाएगा r का। तो a बराबर कितना रखना है, 72 रखना है। ठीक है जी, और यहाँ पे b की जगह पे कितना है, 9 है और q के जगह पे 8 है, यानी 9 गुणे 8 हम लोग कर लेते हैं और प्लस में r। ठीक है जी, और यही r का वैल्यू हम लोग को चाहिए। तो r बराबर कितना हो जाएगा, ये 72 है ना, तो 72 और ये गुना करके उधर ले जाकर के घटा देंगे। ठीक है, तो 9×72 उधर भी जाकर के जो 72 घट जाएगा, तो 72 में से 72 घटेगा तो कितना हो जाएगा, 0, यानी कि r बराबर हो गया आपका 0। ठीक है, सो इसने पूछा कि r का जो वैल्यू क्या होगा, तो फटाक से बता दीजिए कि क्वेश्चन नंबर 1 का जो है सी नंबर ऑप्शन सही होगा या नहीं होगा। ठीक है, तो एक का जो है सी नंबर ऑप्शन आपको जो है फटाक से मार के चलाना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोल रहा है कि मासा a, b गुने लासा a, b, दो संख्याओं का जो मासा और लासा का गुणनफल होता है तो किसके इक्वल होता है, तो दोनों संख्याओं का गुणनफल के इक्वल के बराबर होता है। ठीक है, यानी कि 2 का बी नंबर ऑप्शन आपको मार के आ जाना है। चलिए बढ़ते क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कह रहा है, 3 में कह रहा है कि √15 है, तो √15 का जो है पूरा वर्गमूल नहीं निकलेगा। ठीक है, तो जिन संख्या का वर्गमूल पूरा नहीं निकलता उन संख्या को हम लोग क्या बोलते हैं, अपरिमेय संख्या बोलते हैं। ठीक है जी, तो 3 का जो है सी नंबर ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। आइए बढ़ते क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोल रहा है, 124 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घातांक जो है आपको बताना है। ठीक है, तो एक काम करते हैं, 124 का अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं सीधा सीधी। ठीक है, तो अगर मैं 2 से लगाऊंगा प्यारे बच्चे, तो फटाक से बताइए 2 से लगाने के बाद कितना आएगा, तो 2 छक 12 हो गया, 2 दूनी 4 यानी कि 62 हो जाएगा, है ना। फिर मैं 2 से लगाऊंगा तो कितना हो जाएगा, 31 दूना 62, सबको पता है। उसके बाद इसमें तो अब 2 से लगेगा भी नहीं, बस इतना ही रहेगा, है ना। यानी कि 124 को हम लोग लिख सकते हैं 2 का 2 पावर और गुने 31। ठीक है जी, तो उसने पूछा है कि 2 का घातांक यानी 2 का पावर बताना है। तो आप लोग कमेंट करके बताइए कि 2 का जो है पावर कितना है जी, 2 है ना। तो जितने सारे स्टूडेंट बी नंबर ऑप्शन कमेंट कर रहे हैं बिल्कुल उनका सही जवाब है। ये बढ़ते क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 5 में बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा भिन्न का दशमलव प्रसार शांत होगा। निम्नलिखित में से कौन सा भिन्न जो है वो दशमलव प्रसार शांत रखता है। ठीक है, तो ये आपको बताना है। तो आपको पता होगा कि शांत और अशांत कैसे चेक करते हैं, तो हर एक का जो है हर का गुणनखंड कीजिए। ठीक है, किसका गुणनखंड करना है, हर का। तो अगर हर के गुणनखंड में यदि सिर्फ 2 आए, या तो 2 और 5 दोनों साथ आए, या तो सिर्फ 5 अकेले आए। ठीक है, तो यही 3 कंडीशन है कि अगर इन तीनों चीज में से कुछ रहता है तो शांत बोलते हैं, और अगर इसके अलावा कुछ अलग चीजें रहता है तो उसको अशांत बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अशांत। तो इसमें से जब सभी संख्या के हर का गुणनखंड करेंगे तो लास्ट वाला का अगर आप करेंगे 3/160 है ना, तो 160 का जब आप गुणनखंड करोगे तो देखो मैं करके दिखा देता हूं। 2 से जब आप लगाओगे तो 80 दूना 160 हो गया, फिर 2 से लगाओगे तो 40 दूना हो गया, फिर 2 से लगाओगे तो 20 दूना 40 हो गया। ठीक है, फिर आप 2 से लगाने जाओगे तो 10 दूना 20 हो गया, फिर 2 से लगाओगे तो 5 दूनी 10 हो गया। ठीक है जी, तो बेसिकली यहाँ पे आप पता है 160 को कितना लिखोगे, 160 को आप लिखोगे 2 का कितना बार है, 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, यानी कि 2 का लिखोगे 5 बार और 5 का लिखोगे 1 बार। तो कहने का मतलब है कि 160 को हम लोग कितना लिख सकते हैं, 2 का 5 पावर और 5 का 1 पावर। तो यहाँ पे 2 और 5 के अलावा कोई चीज दूसरा संख्या नहीं है। ठीक है, तो मैंने क्या कहा कि अगर 2 रहेगा तो शांत, 2 5 दोनों रहेगा तो शांत, या तो 5 अकेले रहेगा तो शांत। ठीक है, तो डी ही नंबर इसका सही जवाब होगा। ठीक है, चलिए तो डी नंबर ऑप्शन आपको मार के आ जाना है। चलिए बढ़ते क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। तो देखिए 6 में क्या कह रहा है, में कह रहा है कि दो संख्याओं का गुणनफल 1600 है एवं उसका जो मासा है वो 5 है। ठीक है, तो दो संख्याओं का लासा कितना होगा, तो आप सभी को पता होगा जैसे दो संख्या है a, b, तो इन संख्याओं का जो गुणनफल होता है वो एग्जैक्टली इक्वल होता है इन दोनों का HCF a, b और इंटू LCM a, b। ठीक है, यानी कि मासा और लासा के गुणनफल के बराबर होता है। तो a, b दोनों का गुणनफल दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 1600। तो यहाँ पे हम लोग रख देंगे 1600, और इसका जो है मासा दिया हुआ है 5 है ना, तो मासा के जगह पे हम लोग कितना रखेंगे, 5 रखेंगे, और ये वाला जो हम लोग को निकालना है, मान लेता हूं मैं x। ठीक है, तो चलिए x बराबर कितना हो जाएगा जी, यहां से हो जाएगा 1600 और ये 1600 है। ठीक है, और बटा में कितना लगाना है, 5 लगाना है। काट लेते हैं तो 5 दिया 15 हो जाएगा, 1 5 दूनी 10, यानी कि कितना हो जाएगा, 320 हो जाएगा। तो यानी कि इसका 6 का सी नंबर ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, बहुत बढ़िया। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में क्या बोल रहा है कि 36 और 84 का मासा होगा। 36 और 84 का मासा क्या होगा,
तो यहाँ पे हम लोग इसको निकाल लेते हैं अभाज्य गुणनखंड विधि से। 36 को हम लिख सकते हैं 2 से लगाएंगे तो 18 दूनी 36, फिर 2 से लगाएंगे तो 9 दूनी 18, फिर 3 तिया 9, चेक कर लीजिए, 2 दूनी 4 तिया 12 तिया 36, ठीक है। और 84 को हम लोग कितना लिख सकते हैं, 12×7 = 84 है ना, यानी कि 2 दूनी 4 तिया 12 और गुने 7, ठीक है जी। अब आपको पता है कि इन दोनों का अगर HCF चाहिए, क्या चाहिए, HCF, जिसको हम लोग बोलते हैं मासा। तो मासा प्यारे बच्चों हम उसी को बोलते हैं जो दोनों में कॉमन हो, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि 2 जो कि इसमें हो गया कॉमन, 3 हो गया कॉमन, और कुछ है क्या, नहीं। तो जो कॉमन होता है ना उसको लेना होता है, वही होता है मासा, ठीक है। तो 2 और गुने 3 तो कितना हो गया जी, 6। यानी इन दोनों का मासा कितना हो जाएगा प्यारे बच्चे, 6 है ना। एक और कॉमन है तो यहाँ पे 2 से और गुना कर लेते हैं, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, 6 दूनी 12, यानी कि इसका जो मासा कितना हो जाएगा, तो C नंबर ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। तो 8 में क्या करा कि निम्नलिखित में से कौन बहुपद नहीं है, निम्न में से कौन बहुपद नहीं है ये आपको बताना है, ठीक है। तो देखो बहुपद कैसे चेक करते हैं, सबके पहली बात आपको करना क्या है कि चर पकड़ो, ठीक है। चर जो भी रहे x बाई, तो उसको पकड़िए और उसका पावर चेक कीजिए। क्या चेक करना है, पावर। अगर धनात्मक पूर्णांक रहेगा, धनात्मक पूर्णांक आने का मतलब है 0 1 2 3 इस तरीके का संख्या होना चाहिए, ठीक है। तो देखो इसका तो सही है, इसका 1 पावर है, ये सही है, ये बहुपद है, ये भी बहुपद है क्योंकि यहाँ पे 2 पावर है, यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 पावर है, ठीक है। चलिए, और इसका अगर हम देखें तो ये वाला जब ऊपर जाएगा ना, ये जो x-1 है ये ऊपर जाएगा तो इसका जो पावर है ना तो माइनस में हो जाएगा। किस चीज में हो जाएगा प्यारे बच्चों, माइनस में। तो मैंने क्या बोला कि इसका जो पावर है वो प्लस में रहना चाहिए, ये सब, ठीक है। तो माइनस में हो जाएगा तो इसलिए ये बहुपद नहीं, यानी कि 8 का C नंबर ऑप्शन सही है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। तो देखिए 9 में क्या कर रहा है कि यदि द्विघात बहुपद इतना के शून्यक अल्फा और बीटा है तो अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होगा। तो आपको पता होगा कि अल्फा प्लस बीटा बराबर जो होता है -b/a के इक्वल होता है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में आप बताइए, ये जो आपका लिखा हुआ है ABC आपको नोट करने आता है ना, a बराबर x² के बगल वाला यानी कि 1 हो गया, और b बराबर कितना होता है जी, x के बगल वाला जो कि -2 है, एंड देन c बराबर क्या है जी, तो अचर पद होता है यानी कि 5 हो गया, ठीक है। चलिए, तो -b कहने का मतलब कितना है जी, माइनस का 2 है, और बटा में a कहने का मतलब है 1 है, ठीक है। तो यहां से कितना हो जाएगा, -+2 बटा में 1 यानी कि 2 आएगा, ठीक है। तो 9 का जो है B नंबर ऑप्शन सही है। आइए इसी के साथ बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कह रहा है, 10 में कह रहा है कि इतना के शून्यक है, ये जो आप देख रहे हो x² - 2x - 3, तो इतना के जो है शून्यक कौन होगा। तो एक काम करते हैं, शून्यक आप इसका निकाल लो। तो इसका शून्यक हम निकालते हैं गुणनखंड विधि से। देखो x² - 2x - 3 है ना, शून्यक निकालने के लिए बराबर में 0 कर लेते हैं। उसके बाद अगर मैं इसको और इसके आगे जो 1 है गुना कर रहा हूं तो कितना आ रहा है, 3 आ रहा है, ठीक है। तो 3 को मैं ऐसे लिख रहा हूं x² और लाना है प्लस -2 ना, 3 को मैं लिख रहा हूं +x और -3x, ठीक है, क्योंकि x में से 3x घटाएंगे तो -2x आ जाएगा, और -3 बराबर में 0, ठीक है। अब मैं x से कॉमन करूंगा तो x + 1 हो जाएगा, और -3 से अगर मैं कॉमन करूंगा तो x + 1 हो जाएगा, और बराबर में 0, ठीक है जी। तो x + 1 बराबर, यहां से कॉमन करेंगे तो कितना आएगा, यहां से x आएगा और माइनस का 3 आएगा, ठीक है, और बराबर में 0। तो इसको जब आप 0 करोगे तो x बराबर -1 आएगा, एंड देन इसको आप 0 करोगे तो x बराबर कितना आएगा जी, तो प्लस का 3 आएगा, ठीक है। तो 2 शून्यक हो गया आपके पास, x तो x बराबर 3 और दूसरा x बराबर -1, यानी कि देख लो C नंबर ऑप्शन सही है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 11 में क्या बोल रहा है कि यदि अल्फा बीटा द्विघात बहुपद इतना के शून्यक है, इतना के शून्यक है कौन कौन, अल्फा और बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा का मान बताना है, ठीक है। चलो ठीक है, अल्फा प्लस बीटा का मान बता देंगे, लेकिन इससे पहले इसमें हम ABC नोट कर लेते हैं, ठीक है। तो देखो a बराबर क्या होता है प्यारे बच्चों, a बराबर होता है x² के बगल वाला, ठीक है। तो x² के बगल में है C, तो हम लिखेंगे C। b बराबर क्या होता है, x के बगल वाला, तो x के बगल में देखो b ही है तो b हो जाएगा, और c बराबर क्या होता है, बाकी के जो बचा हुआ रहता है, तो बाकी के बचा हुआ है a। तो यहां से हमने ABC बराबर जो है नोट कर लिया है, ठीक है जी। अब उसको चाहिए अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर हमारा सूत्र होता है -b/a, ठीक है जी। तो -b के जगह पे मैं कितना लिखूंगा, तो ये लिखूंगा, ठीक है। तो यानी कि ये हो गया b, और बटा में a के जगह पे मैं कितना लिखूंगा, तो c लिखना पड़ेगा ना, देख लो a के जगह पे कितना लिखना पड़ेगा, c लिखना पड़ेगा, है ना। तो ये लिख दिया मैंने c, तो यानी कि -b/c, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा, देख लो जरा ध्यान से, इसका A नंबर ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। 11 का जितने सारे स्टूडेंट्स A नंबर ऑप्शन कमेंट कर रहे हैं, बिल्कुल उनका सही जवाब है। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। से देखिए क्वेश्चन नंबर 12 में क्या कह रहा है, 12 में कह रहा है कि यदि त्रिघात बहुपद इतना के शून्यक अल्फा बीटा गामा है तो अल्फा बीटा इंटू गामा क्या होगा, यानी तीनों का गुणनफल क्या होगा। तो आपको पता है कि अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर जो होता है वो -d/a होता है, ठीक है। लेकिन सबसे पहली बात यहां से आप ABC नोट कर लीजिए, a बराबर कितना है जी, 2 है,
बी बराबर कितना है 3 है, सी बराबर कितना है माइनस का 5 है, एंड देन डी बराबर कितना है जी, तो माइनस का 2 है। ठीक है, तो चलिए माइनस डी कहने का मतलब कितना है जी, माइनस डी कहने का मतलब -2 है, मतलब डी कहने का मतलब -2 है, ए कहने का मतलब कितना है तो 2 है, ये सब तो आपको पता ही होगा। तो ऊपर में हो जाएगा प्लस का 2 बटा में 2, कितना हो गया जी 1 हो गया है ना, यानी कि अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर कितना है, तो इसका बी नंबर ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 13 में क्या बोल रहा है कि यदि px बराबर qx इंटू gx है, ठीक है, और px का जो घात है वो 4 है, ये जो px बहुपद है ये 4 घात वाला है, ठीक है, अच्छा जी, और gx का जो घात है वो 2 है, यहाँ पे जो gx का घात है ये वाला, तो ये कितने घात का है 2 घात का, और ये कितने घात का है तो 4 घात का है, ठीक है। तो उसके बाद वो पूछ रहा है कि px बटे gx, यानी कि ये px है और बटा में अगर इसको ले जाएंगे तो कितना होगा, तो अगर आप सभी को पता होगा कि ये 4 पावर है, 2 पावर जाएगा तो कट जाएगा, तो कितना पावर बचेगा 2 पावर बचेगा, ठीक है, तो px बटा gx का घात कितना होगा 2 होगा, ठीक है, यानी कि 13 का ए नंबर ऑप्शन सही जवाब है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। तो देखिए 14 में क्या कह रहा है कि यदि q एक धनात्मक पूर्णांक है तो धनात्मक विषम पूर्णांक का रूप होगा। देखो q कोई भी एक धनात्मक पूर्णांक है, तो यहाँ पे जो आप ऑप्शन में देख रहे हो इनमें से कौन सा विषम पूर्णांक है, तो ये देखो सम है। सम क्यों है, क्योंकि ये 2 का मल्टीपल है, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, ठीक है, 2 का मल्टीपल है ना 2 × 3 क्यूब। इसी तरीके से ये भी 2 का मल्टीपल है, ये भी 2 का मल्टीपल है, तो जो 2 का मल्टीपल होता है वो होता है सम, क्या होता है सम, और जो 2 का मल्टीपल नहीं होता है वो होता है विषम। तो इसमें देखिए 2 का मल्टीपल नहीं है, इसमें तो है लेकिन इसमें नहीं है, ठीक है, तो पूरे में होना चाहिए था, तो इसलिए हमारा ये क्या हो जाएगा विषम हो जाएगा, यानी कि बी नंबर ऑप्शन जो है इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, आइए बढ़ते क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। तो 15 में क्या करा कि बहुपद इतना का घात है। घात किसको बोलते हैं, किसी भी बहुपद में जो किसी भी चर में हो बहुपद, तो यहाँ पे बहुपद आपका x में है, ठीक है, तो उस चर का अधिकतम पावर चेक कीजिए, तो अधिकतम पावर कितना है 3 है, तो इसका जो घात होगा वो 3 हो जाएगा, ठीक है। बहुपद के अधिकतम घात को हम लोग बहुपद के अधिकतम पावर को क्या बोलते हैं, बहुपद का घात बोलते हैं, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 16 में देखिए, 16 में क्या करा कि यदि द्विघात बहुपद के शून्यक 1 और प्लस 1 है, मतलब 2 ठो 1 है ना, तो द्विघात बहुपद होगा। देखो बहुपद निकालने के लिए एक और तरीका है आपके पास, या तो फॉर्मूला से निकाल लीजिए, या तो आप क्या कीजिए कि जैसे ये बहुपद है ना, तो बहुपद से आप गुणनखंड लिख दीजिए, तो इसका जो गुणनखंड होगा वो x में से घटा करके होता है, ठीक है। याद रहे कोई भी अगर शून्यक है तो अगर उससे गुणनखंड जाना है तो x में से घटा करके लिखना होता है, तो इसका जो गुणनखंड होगा वो x - 1 होगा, इसका जो गुणनखंड होगा इसमें भी x से घटा देंगे इसको, ठीक है, तो x - 1 हो जाएगा। अब मैं दोनों को गुना कर दूंगा तो बहुपद मिल जाएगा, ठीक है, तो आप दोनों को गुना कर देना तो कितना हो जाएगा, गुना करने के बाद देख लो x स्क्वायर माइनस x हो जाएगा, फिर से माइनस x होगा है ना, और प्लस का 1 हो जाएगा, यानी कि x स्क्वायर माइनस 2x और प्लस का 1। तो चेक कर लीजिए कौन सा ऑप्शन सही है, x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1, यस ए नंबर ऑप्शन सही है, ठीक है। या तो आपके पास ये भी तरीका है कि देखो ए इसको मान लीजिए अल्फा, इसको मान लीजिए बीटा, तो एक काम कीजिए अल्फा प्लस बीटा निकाल लीजिए, तो यानी कि 1 + 1 कितना हो गया 2 हो गया, और उसके बाद अल्फा इंटू बीटा निकाल लीजिए, तो 1 × 1 कितना हो गया 1 हो गया। फॉर्मूला जो आपका होता है द्विघातीय बहुपद लिखने का वो होता है x स्क्वायर माइनस x अल्फा प्लस बीटा, और उसके बाद होता है प्लस अल्फा इंटू बीटा, ठीक है, तो इसमें आप डाल दीजिए, तो देखिए क्या हो जाएगा x स्क्वायर माइनस x और अल्फा प्लस बीटा की जगह पे कितना डालेंगे तो 2 डालेंगे, यहाँ से हो जाएगा 2, और प्लस यहाँ पे कितना डालेंगे अल्फा इंटू बीटा की जगह पे 1 डालना पड़ेगा, है ना, तो कितना हो जाएगा देख लो x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1, तो फिर से वही वाला मिला कि नहीं मिला, तो बेसिकली आप किसी भी तरीके से निकाल सकते हो। आइए बढ़ते क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। तो 17 में कह रहा है निम्नलिखित में से कौन यौगिक संख्या है। यौगिक संख्या का दूसरा नाम है प्यारे बच्चों भाज्य संख्या। कौन सा संख्या, भाज्य संख्या, ठीक है। तो भाज्य संख्या किसको बोलते हैं, जिसका 2 से ज्यादा गुणनखंड हो, 2 से ज्यादा गुणनखंड हो, ठीक है। तो 2 से ज्यादा गुणनखंड किसका होगा जी, इसका सी नंबर ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। 32 का प्यारे बच्चों 2 से ज्यादा गुणनखंड आता है। आइए बढ़ते हैं 18 नंबर में। 18 नंबर में कह रहा है निम्न में से कौन सा युग्म सह अभाज्य है। सह अभाज्य किसको बोलते हैं जी, सह अभाज्य प्यारे बच्चों हम लोग उसके बोलते हैं जिसका मासा 1 होता है, ठीक है। तो इसमें अगर आप ध्यान से देखोगे तो किसका मासा 1 आएगा, तो इसमें आपका जो है बी नंबर ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि मासा मतलब क्या होता है, कॉमन जो होता है वही होता है। तो 18 को हम लोग लिख सकते हैं 3 3 9 दूनी 18, 25 को हम लोग लिख सकते हैं 5 5 25, ठीक है। तो इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है, तो यानी कि इसका मासा 1 हो जाएगा, और यही दोनों हमारा संख्या सह अभाज्य है, ठीक है। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। 19 में प्यारे बच्चों क्या बोल रहा है कि इतना के एक शून्यक दूसरे का व्युत्क्रम है। मान लेते हैं किसका 2 शून्यक है, एक अल्फा और दूसरा बीटा,
तो अगर दोनों के दोनों व्युत्क्रम है तो इसका मतलब है कि दोनों को गुना करेंगे ना तो 1 आएगा, ठीक है, यही होता है व्युत्क्रम का मतलब। तो कह रहा है कि k का मान क्या होगा, तो देखो इसने तो बोल दिया ना कि दोनों का गुणनफल 1 है। दोनों का गुणनफल मतलब पता है क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा बराबर c बटा a होता है, ठीक है। बराबर कितना है 1, तो c के जगह पे कितना है जी, देखो k है, सभी बच्चों को पता होगा है ना, एबीसी नोट करने के लिए आता है ना, और a के जगह पे कितना है 3 है, तो k बटा में 3 और बराबर कितना है 1, तो k बराबर कितना हो गया जी 3 हो गया। देख लो एकदम काफी इजी सवाल है, काफी इजी क्वेश्चन आ रहे हैं। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। तो 20 में क्या कह रहा है कि यदि समीकरण इतना, ठीक है, तब समीकरण निकाय इतना और इतना का कैसा हल होगा। तो अगर ये वाला कंडीशन रहता है ना कि a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर c1 बटे c2, तो इस केसेज में होते हैं अनंत हल। कितने हल होते हैं प्यारे बच्चों, अनंत हल, ठीक है। तो यानी कि 20 का सी नंबर ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। आइए 21 नंबर देखिए, 21 नंबर में क्या कह रहा है कि समीकरण इतना के वास्तविक संख्याओं के समुच्चय में कितने हल होंगे। तो ये देखो 2 चर वाला रैखिक समीकरण है। कितने चर वाले, 2 चर वाले रैखिक समीकरण है, ठीक है। लेकिन 2 चर वाले रैखिक समीकरण एक ही है, सिर्फ एक ही समीकरण है ना। तो अगर 2 चर वाले रैखिक समीकरण एक ठो रहेगा तो इसका होगा अनंत हल, ठीक है जी। लेकिन अगर 2 चर वाले रैखिक समीकरण 2 ठो रहे तो इसके 3 केस होते हैं, या तो एक हल होते हैं, या तो फिर तो इसका जो है कोई हल नहीं होता, या तो फिर अनंत हल होते हैं, ठीक है। तो याद रखना है ये सब चीजें आपको। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। में क्या करना है कि यदि इतना एवं इतना, यानी कि 2 समीकरण है हम लोगों के पास, उसके बाद क्या करना है कि x और y का वैल्यू बताना है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपके पास 2 रास्ते हैं। या तो जो है क्या करिए कि इस दोनों क्वेश्चन को आप आराम से जो सॉल्व कर लीजिए, या फिर जो ऑप्शन में वैल्यू दिया गया ना तो इन्हीं वैल्यू को उठा करके इसमें डाल दीजिए, ठीक है। और जो दोनों समीकरण को सेटिस्फाई कर जाएगा तो वही इसका आंसर हो जाएगा। तो चलो ये वाला तरीका सबसे इजी है, ऑप्शन जो उठा करके चेक करना। तो हम सबसे पहले पहला ऑप्शन चेक करते हैं, ठीक है। तो अगर मैं इसमें x बराबर 1 डालूंगा तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 29 से कम 29 यानी 29 हो गया, और प्लस y बराबर अगर मैं 2 डालूंगा तो 37 गुना कितना हो गया 74 हो गया, ठीक है जी। इसको जोड़ करके देख लेते हैं। तो 9 4 13 का कितना हो गया 3, बाकी का 1 हो गया, 7 2 9 1 10, तो 103। तो यस इधर भी 103 आ गया है, ठीक है। अच्छा इसमें रख के देखते हैं, अगर इसमें सेटिस्फाई कर जाएगा तो हमारा ए नंबर ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा, लेकिन सेटिस्फाई करना चाहिए, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे x के जगह पे 1 डालूंगा तो 37 से कम 37, ठीक है जी। तो ये हो गया 37, और प्लस y के जगह पे कितना डालना है 2 डालना है, तो 29 दुना कितना हो गया 58 हो गया। इसको जोड़ करके देख लेते हैं। तो 8 7 15 का 5 हो गया, बाकी कितना हो गया 1 5 3 8 और 1 9, ठीक है। तो यानी 95। तो इधर भी 95 है क्या, यस। यानी कि ये जो x बराबर 1 y बराबर 2 है ना, तो दोनों समीकरण को सेटिस्फाई कर गया, ठीक है। तो इसलिए हमारा ए नंबर ऑप्शन सही है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर मान के चलिए कि ये वाला पॉइंट जो सेटिस्फाई नहीं करता दोनों में, तो तब जो है हम अगला चेक करते हैं, ठीक है। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 23 में क्या कर रहा है, 23 में कह रहा है एक घातीय समीकरण का लेखाचित्र हमेशा निरूपित करता है। एक घातीय जो समीकरण होता है ना, तो उसका जो ग्राफ होता है वो एक सरल रेखा होता है, ठीक है। तो याद रखिएगा 23 का ए नंबर ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। आइए बढ़ते क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ। तो 24 में क्या कर रहा है कि k के किस मान के लिए समीकरण निकाय इतना और इतना का अद्वितीय हल है। अद्वितीय हल में क्या होता है कि a1 बटे a2 बराबर नहीं होता है b1 बटे b2 के, ठीक है। तो एक काम करते हैं, इसमें हम लोग जो सेटिस्फाई करवा देते हैं। a1 के जगह पे कितना है जी k है, और a2 के जगह पे कितना है a2 के जगह पे 6 है, ठीक है जी। और बराबर नहीं होना चाहिए b1 के जगह पे कितना है y के बगल वाला, तो यानी कि -1 है। एंड b2 की अगर हम बात करें तो यानी कि -2 है, ठीक है जी। ये माइनस से माइनस निपट गया तो कितना हो जाएगा 2 के बराबर नहीं होगा 6, यानी कि k बराबर नहीं होना चाहिए 3, ठीक है जी। तो बेसिकली इसका कौन सा ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा, k इज नॉट इक्वल टू 3, यानी कि डी नंबर ऑप्शन सही है, ठीक है जी। बहुत बढ़िया, 24 का डी सही। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ। तो देखिए 25 में क्या कह रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 25 में कह रहा है कि यदि 2 चर में 2 रैखिक समीकरणों के आलेख, यदि 2 चरों में 2 रैखिक समीकरणों के आलेख कैसा है, पैरेलल है, समांतर है, ठीक है, तो हलों की संख्या होगी। तो मैं आप सबको बता देता हूं कि अगर रेखा पैरेलल होता है ना, तो उस केसेस में क्या होता है कि कोई हल नहीं होता है, ठीक है। तो इसका जो कौन सा ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा 25 का बी सही होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं 26 की तरफ। तो 26 में देखिए फटाफट से क्या कर रहा है। 26 में कह रहा है निम्नलिखित में से कौन जो है द्विघात समीकरण नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा द्विघात समीकरण नहीं है। तो देखो इसका सी नंबर ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जो x है ना, तो x का जो पावर है वो रूट में है। रूट कहने का मतलब है कि x का जो पावर है वो आधा है, ठीक है। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ। तो 27 में देखिए क्या कर रहा है, द्विघात समीकरण इतना का विवेचक कौन है। विवेचक हम लोग कैसे निकालते हैं, तो d बराबर आपको पता है कि होता है b² - 4ac, ठीक है। तो ऐसे ही हम लोग निकालते हैं। तो सबसे पहली बात यहाँ पे एबीसी नोट कर लेते हैं। a बराबर क्या है जी x² के बगल वाला जो कि b है,
और b बराबर क्या होता है, तो x के बगल वाला यानी कि a है, ठीक है। काफी अच्छे तरीके से आपको नोट करना पड़ेगा। और c बराबर क्या है, तो देखो c ही है, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया, अब इसमें डाल देते हैं b स्क्वायर, b के जगह पे कितना है जी a, तो यानी कि a स्क्वायर माइनस 4, a के जगह पे कितना है जी, a के जगह पे b है, ठीक है जी। एंड c, तो c के जगह पे तो खैर c ही है, तो यहां से क्या हो जाएगा a स्क्वायर माइनस 4bc, तो चेक कर लीजिए कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, 4bc, a स्क्वायर माइनस 4bc, यस, यानी कि 27 का a नंबर ऑप्शन सही। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ। तो 28 में क्या कह रहा है, द्विघात समीकरण इतना का विविधकर होगा, यानी विविधकर हम लोग डी को ही बोलते हैं, जिसको विवेचक या डिस्क्रिमिनेंट इंग्लिश में बोलते हैं, ठीक है जी। तो अगर इसका विविधकर निकालना है तो एबीसी नोट कर लीजिए। a बराबर कितना है जी 1, b बराबर कितना हो जाएगा 4 और c बराबर कितना हो जाएगा 1, ठीक है। तो d की अगर हम बात करें तो क्या होता है b स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है। तो b कहने का मतलब कितना है 4 का होल स्क्वायर माइनस 4, a के जगह पे कितना है जी 1 एंड देन c के जगह पे 1, ठीक है। तो 4 का होल स्क्वायर 16 हो गया माइनस 4 हो गया, ठीक है। तो 16 में से 4 जाएगा तो कितना बचेगा 12 बचेगा, ठीक है। यानी कि 28 का जो है a नंबर ऑप्शन ही है, ठीक है जी। चलिए बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ। तो 29 में देखिए क्या कह रहा है, 29 में कह रहा है कि यदि द्विघात समीकरण इतना का एक मूल 2 है तो a का मान ज्ञात कीजिए। अगर इसका मूल 2 है तो अगर मैं उसमें जो है 2 डालूंगा तो इसको सेटिस्फाई करना चाहिए ना, यस। तो इसमें जो हम क्या करते हैं कि 2 डाल देते हैं, ठीक है। तो 2 और यहाँ पे x के जगह पे मैं 2 डालूंगा, तो ठीक है जी। और प्लस a और x है ना, तो यहाँ पे मैं 2 डालूंगा और प्लस 6 और बराबर 0। तो ये हो गया 2 दूनी 4 दूनी 8 हो गया और प्लस में ये 2a हो गया और प्लस में 6 बराबर 0, ठीक है। 8 6 14 हो गया, उधर जाएगा तो माइनस 14, उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा माइनस का 14। तो a बराबर कितना हो जाएगा जी माइनस का 7 हो जाएगा, ठीक है। यानी कि बी नंबर ऑप्शन सही है। 29 का जितने सारे प्यारे बच्चे बी नंबर ऑप्शन कमेंट कर रहे हैं, बिल्कुल उनका सही जवाब है, ठीक है। चलिए आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 30 में क्या कह रहा है कि यदि द्विघात समीकरण के मूल 5 और माइनस 2 है, द्विघात समीकरण के मूल कितना है 5 और माइनस 2 है, तो वह समीकरण होगा। तो देखो वह समीकरण लिखने के लिए हम क्या करेंगे, इसका सूत्र होता है तो आप सूत्र में बैठा दीजिए, ठीक है। तो सबसे पहली बात इसका योगफल निकाल लीजिए, ठीक है। तो योगफल की बात करें तो 5 में से अगर माइनस 2 जोड़ेंगे तो कितना होगा 3 हो जाएगा ना। और दोनों का गुणनफल निकाल दीजिए, तो दोनों का अगर गुणनफल की बात करें तो कितना हो जाएगा माइनस का 10 हो जाएगा। अब फॉर्मूला आपका जो होता है वो होता है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स अल्फा प्लस बीटा और उसके बाद माइनस अल्फा इंटू बीटा, ठीक है। तो कितना हो जाएगा जी जल्दी से फटाफट देख लीजिए, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स और अल्फा प्लस बीटा ने दोनों का योगफल कितना आया था तो 3 आया था, ठीक है जी। माइनस अल्फा इंटू बीटा दोनों का गुणनफल कितना आया था तो माइनस का 10 आया था, ठीक है जी। अब देखिए तो कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 3x और माइनस माइनस प्लस 10 हो जाएगा, ठीक है। एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 10, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 10, यस। यानी कि ये वाला जो ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। और बेसिकली बात समीकरण है तो बराबर में 0 लगा करके उसको सॉल्व करना, ठीक है, क्योंकि हम लोग निकाल रहे हैं समीकरण। आइए बढ़ते क्वेश्चन नंबर 31 की तरफ। देखिए 31 में क्या कर अल्फा बीटा द्विघात समीकरण इतना का जो है मूल है तो इसका जो है वैल्यू चाहिए, ठीक है। तो अगर इसका आपको वैल्यू चाहिए तो ये काम करते हैं, इसका जो सबसे पहले एलसीएम ले लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा बीटा प्लस अल्फा हो जाएगा और ऊपर में हो गया अल्फा प्लस बीटा। तो पता है अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस बी बटा ए, ठीक है जी। और नीचे में अल्फा इंटू बीटा, तो अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है सी बटा ए, ठीक है जी। तो यहाँ से ए से हम लोग काट लेते हैं तो बचेगा कितना माइनस बी और बटा में सी, ठीक है। अब यहाँ से ए बी सी आप नोट कर सकते हो ना। तो ए के जगह पे कितना है 3 है, बी के जगह पे कितना है तो 8 है और सी के जगह पे कितना है तो 2 है। तो ये काम करते हैं, यहाँ से वैल्यू आप रख दीजिए। माइनस बी कहने का मतलब 8 हो गया और सी कहने का मतलब कितना है 2 हो गया, ठीक है। अब इसका वैल्यू हम कैलकुलेट करेंगे तो कितना आएगा माइनस का 4, यानी कि सी नंबर ऑप्शन सही है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 32 की तरफ। तो देखिए 32 नंबर में क्या कह रहा है कि यदि द्विघात समीकरण इतना में, ये जो आप देख रहे हैं इतना में विविधकर का मान 0 से बड़ा है, यानी कि अगर d 0 से बड़ा है तो उस केसेज में जो मूल होते हैं वो कैसे होते हैं। तो आपको पता है कि इस केसेज में जो मूल होते हैं तो मूल होते हैं वास्तविक लेकिन असमान होते हैं, ठीक है। अगर बराबर 0 रहता है तो वास्तविक के साथ साथ समान होता है, लेकिन अगर ग्रेटर देन 0 रहता है, 0 से बड़ा रहता है मूल, यानी डी का वैल्यू 0 से बड़ा रहता है तो उस केसेज में वास्तविक और असमान, ठीक है, यानी कि बी नंबर ऑप्शन सही है। आगे बढ़ते हैं 33 की तरफ। तो 33 में कह रहा है इस समांतर श्रेणी का सार्वंतर क्या है। तो सार्वंतर तो आप बता सकते हो ना, ये हो गया आपका पहला पद ए बराबर, यानी कि T1 बराबर भी यही होता है और ये हो गया आपका T2। तो D निकालना है तो अगला पद में से पहला पद घटा दीजिए कोई भी, ठीक है। तो 1.7 में से हम लोग घटा देते हैं 0.6, ठीक है जी। तो 1.7 में से 0.6 घटाओगे ना तो कितना आएगा 1.1 आ जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं 34 की तरफ। तो 34 में क्या कर रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा समानता श्रेणी में है।
इसमें से कौन सा समांतर श्रेणी में है, तो इसका बी नंबर ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, ये जो आप देख रहे हो ना, एपी आपको चेक करने के लिए आता है ना, दो पदों के बीच का अंतर जो है अगर बराबर रहता है तो उसको बोलते हैं एपी में है। तो बी नंबर जो ऑप्शन है ना आपका एपी में है। ठीक है, इसको आप अच्छे तरीके से चेक कर लेना, बाकी के ये सब जो है एपी में नहीं है। ठीक है जी, चलिए तो 34 का बी सही। आगे बढ़ते हैं 35 की तरफ। तो 35 में क्या कह रहा है, 35 में कह रहा है कि यदि 4/5 ए तथा 2 किसी समांतर श्रेणी के 3 क्रमागत पद यानी कि लगातार पद है, ठीक है, तो ए का मान होगा। देखो इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे बनाएंगे, अगर 3 लगातार पद है ना तो दो पदों के बीच का जो अंतर होगा यानी सार्वंतर तो सेम आना चाहिए। तो एक काम करते हैं, इसका सार्वंतर हम लोग निकालते हैं। तो ए में से घटाते हैं सबसे पहले 4/5 को, ए में से घटाते हैं 4/5 को, ठीक है, उसके बाद 2 में से घटाते हैं ए को, 2 में से घटाते हैं ए को। ये हम क्या निकाल रहे हैं, ये हमारा सार्वंतर है, ये भी सार्वंतर है, दोनों सार्वंतर बराबर होना चाहिए ना, तो इसलिए हमने बीच में बराबर का साइन लगाया। ठीक है, चलो इसका कैलकुलेशन करते हैं। तो ये हमारा 5 एलसीएम ले लेते हैं, तो कितना हो जाएगा 5a - 4 और बटा में 5 और बराबर कितना है जी 2 - a। तो 2 उधर ले जाकर के गुना कर दीजिए, 5a - 4 हो गया, बराबर में कितना है 5 दूनी 10 और माइनस का 5 है। ठीक है, तो एक काम करते हैं, इसको इधर ले आते हैं, तो कितना हो जाएगा 5 और 5 10a हो जाएगा और बराबर उधर जाकर के जुड़ जाएगा, तो 10 और 4 14 हो जाएगा। ओके, तो यहाँ से ये बराबर कितना हो जाएगा 14/10 यानी कहने का मतलब है 7 दूनी 14 5 दूनी 10, 7/5 यानी कहने का मतलब ए नंबर ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 36 की तरफ। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 36 में क्या करा है कि यदि समांतर श्रेणी का nवां पद जो है इतना है तो इसका सार्वंतर होगा। तो इसका सार्वंतर निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, जैसे देखो nवां पद दिया हुआ है ना, तो tn बराबर कितना है 3n + 5 दिया हुआ है। अब यहां से हम लोग क्या करेंगे कि t1 निकाल लेंगे। तो t1 कितना होगा 3 × 1 + 5 यानी कि 5 और 3 कितना हो गया 8 हो गया। अब t2 निकाल लीजिए, तो t2 के जगह पे कितना होगा 3 × 2 + 5, ठीक है जी, तो 3 दूनी 6 और 5 11 हो गया। अब देखो आपको पता है कि जो d होता है सार्वंतर, तो कैसे निकालते हैं, अगला पद माइनस पिछला पद, तो यानी कि 11 में से 8 घटा दीजिए तो कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। ठीक है, यानी कि इसका जो है सी नंबर ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, आइए बढ़ते क्वेश्चन नंबर 37 की तरफ। तो 37 में क्या कर रहा है कि समांतर श्रेणी इतना का कौन सा पद 29 है। एक काम करते हैं, मान लेते हैं कि nवां पद जो है इसका 29 है, तो बाकी के क्या हो जाएगा देखिए जरा ध्यान से, tn बराबर क्या हो जाएगा a + n - 1 × d हो जाता है, ये फॉर्मूला सबको पता है। तो tn बराबर कितना हो जाएगा 29 हो जाएगा। a की अगर हम बात करें तो यानी प्रथम पद कितना है, देखो तो जरा ध्यान से 5 दिया हुआ है प्लस n - 1 और इंटू d के जगह पे कितना है जी 7 में से 5 घटा दीजिए तो 2 आ जाएगा ना। यस, अब 29 में से 5 घटेगा तो कितना आ जाएगा फटाक से बताइए 24 और बट्टा में इधर देखिए 2 गुना में इधर आएगा तो भागा में इधर हो गया n - 1। ठीक है जी, काटेंगे तो कितना हो जाएगा 12, तो यानी कि n बराबर इधर जाकर के प्लस में तो 12 और 1 13। ठीक है, तो यानी कि इस एपी में 13 पद है। ठीक है, यानी कि 13वां पद में 29 आता है। ठीक है, क्योंकि बोला था कौन सा पद 29 है, तो 13वां पद में जो है 29 आएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 38 की तरफ। तो 38 में क्या करा है कि यदि किसी समांतर श्रेणी का 7वां पद 4 यानी कि t7 बराबर 4 है और सार्वंतर जो है -4 है, यानी कि d बराबर कितना है जी -4 है। ठीक है, तो उसका प्रथम पद क्या होगा, यानी कि a बराबर निकालना। ठीक है, काफी सिंपल क्वेश्चन है। तो t7 को आप लोग कितना लिख सकते हो, a + 6d लिख सकते हो ना, बराबर में कितना है 4 है। d के जगह पे मैं कितना रखूंगा 4 रखूंगा -4। ठीक है, तो अगर मैं -4 रखूंगा तो 6 × 24 -24 उधर ले जाऊंगा तो +24। ठीक है, तो 24 4 कितना हो गया 28, यानी कि इसका जो है डी नंबर ऑप्शन सही है। ठीक है, आइए 39 नंबर देखिए। 39 में कह रहा है यदि किसी समांतर श्रेणी में इतना है तो उस समांतर श्रेणी का सार्वंतर क्या होगा। तो देखो t18 कहने का मतलब कि 18वां पद है। ठीक है, 18वां पद को हम लोग लिख सकते हैं a + 17d लिख सकते हैं। ठीक है, और ये 14वां पद है, 14वां पद को हम लोग लिख सकते हैं a + 13d और बराबर में दिया हुआ है 32। तो a से ये वाला कट जाएगा, 17d में से 13d जाएगा तो 4d बचेगा और बराबर में 32, तो यानी कि d बराबर कितना हो गया 8 हो गया। ठीक है जी, क्लियर है सारे बच्चों को। ओके, तो यानी कि 39 का ए नंबर ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, आइए बढ़ते क्वेश्चन नंबर 40 की तरफ। तो देखो लगातार प्राकृतिक संख्याओं का जो योगफल होता है ना वो होता है n × n + 1 बटा में 2। ठीक है, ये फॉर्मूला है आपका, याद रखेंगे। लगातार प्राकृतिक संख्याओं का योगफल क्या होता है n × n + 1/2 होता है। ठीक है, आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 41। 41 में देखिए क्या कर रहा है कि प्रथम 10 विषम प्राकृतिक संख्याओं का योग। तो प्रथम 10 विषम प्राकृतिक संख्याओं का योगफल चाहिए ना, तो यानी कि पहला विषम प्राकृतिक संख्या 1 है, दूसरा 3 है, 5 है, 7 है,
ठीक है, उसके बाद 9 है। इस तरीके से 10 विषम प्राकृतिक संख्या लिख दीजिए, ठीक है। या तो क्या एक काम कीजिए, आपको 10 विषम प्राकृतिक संख्या चाहिए ना, इस तरीके से आप 10 तक लिखोगे तो एक फॉर्मूला भी होता है कि लगातार विषम प्राकृतिक संख्याओं का योगफल बराबर n स्क्वायर, ठीक है। कितने संख्या को जोड़ना है? 10 को, तो बस सिर्फ 10 का स्क्वायर कर दीजिए, कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा, ठीक है। यानी कि इसका जो है बी नंबर ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। ये सूत्र होता है n स्क्वायर बराबर कि लगातार विषम संख्याओं का योग, ठीक है। लगातार विषम प्राकृतिक संख्याओं का योगफल क्या होता है? n स्क्वायर होता है, ठीक है। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 42 की तरफ। तो देखिए 42 में क्या करा है कि बाई अक्ष से बिंदु इतना की दूरी है। देखो बाई अक्ष से इतना का दूरी क्या होगा? सबसे पहली बात मैं आपको थोड़ा सा ग्राफ बना के दिखाता हूं, ठीक है। ये होता है आपका बाई अक्ष, ठीक है, और ये होता है आपका एक्स अक्ष। तो ये दोनों प्लस है, इसलिए मान के चलिए ये पहला वाला चतुर्थांश में है बिंदु, ठीक है, क्योंकि बीच में पहला वाला में होता है प्लस प्लस। तो कह रहा है बाई अक्ष से दूरी, तो बाई अक्ष से दूरी यानी कि क्या होगा? तो बाई अक्ष से दूरी जो इधर जाएंगे वो x बराबर होगा ना, तो x बराबर कितना है? 7। तो बाई अक्ष से दूरी होगा x बराबर 7, ठीक है। क्योंकि देख लो, बहुत ध्यान से देखना, बहुत बच्चों को समझ में नहीं आ रहा होगा, मुझे पता है। बाई अक्ष से दूरी जाना, तो बाई अक्ष से दूरी इधर ही जाओगे ना, तो इधर जाने का मतलब क्या है कि हम लोग x बढ़ रहे हैं, तो x बढ़ रहे तो x कितना बढ़ा है? 7, ठीक है। तो यानी कि 7 हो जाएगा, ठीक है। आइए बढ़ते क्वेश्चन नंबर 43 की तरफ। तो 43 में क्या करा कि बिंदु इतना जो किस पाद में है, किस चतुर्थांश में? आपको पता है कि तीसरा में जो होता है माइनस माइनस होता है, ठीक है। यानी कि देखो दोनों माइनस है ना, तो तृतीय चतुर्थांश हो जाएगा, यानी कि सी नंबर ऑप्शन सही है। आगे बढ़ते हैं 44 में क्या करा कि एक्स अक्ष का समीकरण है। देखो एक्स अक्ष का समीकरण क्या होगा? एक्स अक्ष का समीकरण कहने का मतलब देखो ये वाला होता है एक्स अक्ष, ठीक है। तो अगर ये एक्स अक्ष है, तो अगर मान के चलिए कोई बिंदु यहाँ है, तो यहाँ पर है, तो उसका तो पॉइंट कुछ तो होगा ना, एक्स बराबर कुछ तो होगा, लेकिन बाई बराबर इसमें क्या होगा? 0। तो इसीलिए जो हमारा एक्स अक्ष का जो समीकरण होता है वो होता है बाई बराबर 0, ठीक है। यानी कि बी नंबर ऑप्शन सही है। बढ़ते क्वेश्चन नंबर 45 की तरफ। 45 में क्या करा कि बिंदु इतना के मूल बिंदु से दूरी है। मूल बिंदु से जब भी दूरी पूछे ना, तो क्या करना है कि दोनों का स्क्वायर करके वर्गमूल कर लेना है, ठीक है। तो -6 का स्क्वायर कितना हो गया? 36, 8 का कितना हो गया? 64, और वर्गमूल कर लीजिए, जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 100, 100 का वर्गमूल कितना हो जाएगा? 10, ठीक है जी। यानी कि इसका डी नंबर ऑप्शन सही है। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 46 की तरफ। तो 46 में क्या करा है कि बिंदु इतना एवं इतना के बीच का दूरी। तो दूरी कैसे निकालते हैं? तो आपको पता होगा x1 - x2, यानी कि 10 में से 7 घटा दीजिए। तो 10 में से 7 घटाएंगे तो कितना आएगा? 3, तो 3 का होल स्क्वायर कर लीजिए। उसके बाद y1 - y2, 9 में से 13 घटाइए, तो 9 में से 13 घटाएंगे तो -4, इसका होल स्क्वायर कर लीजिए, ठीक है। 3 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा? 9, 4 का होल स्क्वायर 16, और वर्गमूल कर लीजिए, जोड़ेंगे तो कितना? 25 है, 25 का वर्गमूल करेंगे तो 5, ठीक है। यानी कि कौन सा ऑप्शन सही है जी? तो ए नंबर ऑप्शन। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 47 की तरफ। तो देखिए 47 में क्या कर रहा है कि बिंदुओं इतना एवं इतना को जोड़ने वाली रेखाखंड के मध्य बिंदु का निर्देशांक है। इतना और इतना के जोड़ने वाली रेखाखंड के मध्य बिंदु का नियामक। मध्य बिंदु का नियामक निकालना एकदम सबसे इजी है। क्या कीजिए कि पहला पॉइंट को जोड़ दीजिए, 2 से भागा दे दीजिए। तो 7 में से -5 को जोड़ देंगे तो 2 आएगा, और 2 में से 2 को भागा देंगे तो 1 आएगा। तो पहला पॉइंट 1 हो गया, ठीक है। तो या तो ये भी होगा या तो ये भी होगा, अभी दोनों में से कोई भी हो सकता है, ठीक है। दूसरा को जोड़ दीजिए, 2 से भागा दे दीजिए। तो दूसरा को जोड़ेंगे तो 4 में से -8 को जोड़ेंगे तो -4, और बटा में 2 करेंगे तो -2, ठीक है। तो यानी कि ये वाला ऑप्शन सही है, ठीक है जी। क्लियर है सारे बच्चों को? आगे बढ़ते हैं 48 की तरफ। तो 48 में क्या करा कि x बराबर 15 का आलेख कैसा होगा? देखो अगर x बराबर समथिंग रहे तो उसका जो आलेख होगा वो बाई अक्ष के समांतर होगा, और अगर बाई बराबर समथिंग रहे तो उसका जो आलेख होगा वो x अक्ष के समांतर होगा, ठीक है। तो यहाँ पे x बराबर कुछ दिया हुआ, तो इसका जो रेखा होगा वो बाई अक्ष के समांतर होगा, ठीक है जी। आइए 49 नंबर देखिए, कह रहा है कि बिंदु इतना की कोटि है। देखो x वाला को बोलते हैं भुज और बाई वाला को बोलते हैं कोटि, ठीक है जी। तो इतना का कोटि कितना हो जाएगा? 7.6, यानी कि बी नंबर ऑप्शन सही है। 50 देखिए क्या कह रहा है। 50 में कह रहा है कि यदि त्रिभुज AOB के शीर्ष इतना इतना का है तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा? देखो सबसे पहली बात यहाँ पे ध्यान से देखिए, यहाँ पे एक त्रिभुज में बना देता हूं ABC, और ABC जो त्रिभुज है, पहला का नियामक है a,0, दूसरा का नियामक है 0,0, और तीसरा का नियामक है 0,b, ठीक है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल अगर आपको पता है तो क्या होता है? 1/2 x1/2 - y3, उसके बाद क्या होता है x2, और उसके बाद होता है y3 - y1, एंड उसके बाद x3, और उसके बाद क्या होता है y1 - y2, ठीक है। यहाँ पे ध्यान से देखो, यहाँ पे मैं वैल्यू रखूंगा अगर 1/2, उसके बाद x1, तो x1 के जगह पे कितना है जी? a है, तो यहाँ पे मैं रख देता हूँ a, और y2 - y3, तो y2 कहने का मतलब 0 नहीं है, ये बेसिकली b है ना। कितना है जी? नहीं, ये 0 है और यहाँ पे b है, ठीक है जी। तो 0 - b हो जाएगा, ठीक है जी। और बाकी के जो आपका x2 है, तो x2 तो 0 है ना, तो अगर x2 0 है तो 0 में से कुछ भी गुना करोगे तो 0 आ जाएगा, प्लस यहाँ पे आपका होता है x3, तो x3 यानी कि ये भी तो 0 है ना, तो इसमें भी अगर आप कुछ गुना करोगे तो ये भी 0 हो जाएगा। तो ये कैंसिल बचा है सिर्फ यही, ठीक है। तो इसी का कैलकुलेशन हम लोग कर लेते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं, ठीक है।
तो 0 में से b जाएगा तो यानी कि माइनस बी, और माइनस बी से ये गुना करेंगे तो माइनस ए बी, और बटा में कितना तो 2। तो ये हो गया हमारा इतना क्या, तो इतना हो जाएगा वर्ग इकाई, ठीक है जी, यानी कि स्क्वायर यूनिट। लेकिन आपको पता है कि जो क्षेत्रफल है ना वो हमेशा प्लस में होता है, तो माइनस में नहीं लेना है, ठीक है। तो ए बी बटा 2 हो जाएगा, ठीक है। तो ए बी बटा 2 कौन सा ऑप्शन सही है, ये देख लो, ये आपका यानी कि बी नंबर ऑप्शन सही है, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 51 की तरफ। 51 में क्या करा है कि यदि बिंदु इतना एवं इतना को जोड़ने वाली रेखाखंड का मध्य बिंदु इतना है, ठीक है, तो ए का मान होगा। तो रेखाखंड का मध्य बिंदु दिया हुआ है, ठीक है। तो एक काम करते हैं, सबसे पहली बात, अगर इसका मध्य बिंदु जो है कितना है, ये वाला है, ठीक है। तो मध्य बिंदु का सूत्र होता है x1 प्लस x2, यानी कि -6 में -2 जोड़ दीजिए। तो -6 में -2 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, -8 बटा में 2 से भागा दे दीजिए, और बराबर कितना है जी, तो a बटा 2 है, ठीक है जी। तो बराबर लिख देते हैं a बटा 2, ठीक है। इसको जो है 2 से 2 काट लेते हैं, तो a बराबर कितना हो जाएगा जी, तो a बराबर -8 हो जाएगा, ठीक है। यानी कि कौन सा ऑप्शन सही है, तो a नंबर ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 52 की तरफ। तो 52 में क्या कह रहा है कि कौशिक 90 डिग्री माइनस थीटा, तो कौशिक 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होता है, सेक थीटा होता है, यानी कि बी नंबर ऑप्शन सही है। चलिए 53 नंबर देखिए, 53 नंबर में क्या कह रहा है कि इतना का जो है वैल्यू क्या होगा। तो सबसे पहली बात, इतना का वैल्यू क्या होगा, तो इतना का वैल्यू 1 होगा। आंख बंद करके मार देना है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आपको पता है गुना में रहता है तो उसका वैल्यू कितना होता है, 1 होता है, ठीक है। क्योंकि इसमें से आप एक को जो है चेंज करोगे तो बाकी के tan इंटू कॉट बनेगा, tan इंटू कॉट कितना होता है, 1 होता है, ठीक है। यहाँ से भी एक बनेगा और यहाँ से भी एक बनेगा, ठीक है। तो फिर एक गुने एक करेंगे तो कितना हो जाएगा, एक ही होगा, ठीक है। आइए बढ़ते क्वेश्चन नंबर 54। तो 54 में क्या कर रहा है, कॉस स्क्वायर 17 डिग्री साइन स्क्वायर 73 डिग्री, ठीक है। तो इसका जो वैल्यू होगा वो 0 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि इसमें से जब आप एक को चेंज करोगे ना, और चेंज करने के बाद जब उसको आप घटा दोगे तो घटेगा तो कितना आएगा, 0 आ जाएगा, ठीक है। और चेंज करने के लिए आता है ना, सबको आता होगा, ठीक है। एक मैं आप जो करके दिखा देता हूँ, ये हो गया आपका कॉस 17 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर को आप क्या लिख सकते हो, तो आपको पता है कि कॉस 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा, ठीक है जी। और स्क्वायर है ना तो आप स्क्वायर रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। और कॉस 90 माइनस 90 में से इसको जो घटा दीजिए तो क्या हो जाएगा, ये देखो, ये कॉस स्क्वायर 17 हो गया, और माइनस तो 90 में से 17, ये 73 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, ये हमारा कॉस 73 हो जाएगा, ठीक है। यानी कि 90 में 73 घटेगा ना तो 17 हो जाएगा। तो कॉस और स्क्वायर था, स्क्वायर लिख देते हैं, ये 17, ठीक है। ये दोनों कटेगा तो कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 55 की तरफ। तो देखिए 55 में क्या कर रहा है कि 55 में कह रहा है cos 1 cos 2 cos 3 इस तरीके से 180 तक, ठीक है। तो इसको आपको अच्छे तरीके से आंसर देना है। बीच में कहीं पे तो cos 90 डिग्री आएगा, तो cos 90 का वैल्यू होता है 0, ठीक है। तो 0 में से आप किसी भी संख्या को गुना करेंगे तो कितना आएगा, 0, ठीक है। यानी कि 55 का सी नंबर ऑप्शन सही है, ठीक है जी। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 56 की तरफ। तो 56 में क्या कर रहा है, सेक 0 डिग्री, तो सेक 0 डिग्री का वैल्यू कितना होगा, 1 होगा, क्योंकि cos 0 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, 1, ठीक है। तो 1 का उल्टा जब करते हैं तो 1 ही होता है, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 57 में देखिए कह रहा है थीटा बराबर 45 डिग्री, तो इसका जो है मान ज्ञात करना है, ठीक है। तो ये काम करते हैं, 45 डिग्री यहाँ पे रख दीजिए। तो यहाँ पे मैं 45 रखूंगा तो कितना हो जाएगा जी, अगर मैं यहाँ पे 45 रखूंगा तो tan 45 का वैल्यू कितना होता है, 1 का स्क्वायर भी करूंगा तो 1 ही, ठीक है जी। अब यहाँ पे साइन 45 का वैल्यू होता है 1/√2, कितना होता है जी, 1/√2, ठीक है जी। और इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर भी, तो 1 प्लस, अब देखिए √2 है ना तो ये ऊपर चल जाएगा, √2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 हो जाएगा, ठीक है। और जोड़ जाएगा करके कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो यानी कि इसका सी नंबर ऑप्शन सही है। आगे बढ़ते हैं 58 की तरफ। तो 58 में कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा सत्य, तो इसका सी नंबर ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। साइन 30 और cos 60 डिग्री का वैल्यू बराबर होता है, सभी को पता होगा। साइन 30 का वैल्यू होता है 1/2 और cos 60 का भी वैल्यू होता है 1/2, ठीक है जी। तो चलिए ये वाला ऑप्शन सही है, 58 का सी। 59 देखिए, 59 में कह रहा है कि यदि अल्फा बीटा दोनों 60 डिग्री है तो cos अल्फा माइनस बीटा, यानी कि यहाँ पे 60 हो गया, यहाँ पे भी 60 हो गया, घटा देंगे तो 0 हो जाएगा, ठीक है। यानी कि cos 0 डिग्री का वैल्यू आपको बताना है। तो cos 0 का वैल्यू कितना होता है, 1 होता है, ठीक है। 59 का बी नंबर ऑप्शन सही है। 60 देखिए, 60 में क्या कर रहा है, इतना का जो वैल्यू आपको चाहिए। देखिए 1 माइनस साइन स्क्वायर जो होता है ना, ये cos स्क्वायर a के बराबर होता है, ठीक है। और cos गुने सेक क्या होता है, तो cos इंटू सेक तो आपको पता है कि 1 होता है, ठीक है। और 1 का स्क्वायर भी करोगे तो 1 ही आएगा ना, तो यानी कि 60 का बी नंबर ऑप्शन सही है, ठीक है जी। देखिए क्वेश्चन नंबर 61। तो 61 में क्या कर रहा है कि इतना का वैल्यू आपको बताना है, ठीक है। तो इतना का अगर हम वैल्यू देखें तो ध्यान से देखते रहिए, 1 माइनस tan 45, तो tan 45 का वैल्यू कितना था, 1 होता है। तो यहाँ पे हमने रख दिया 1, और 1 प्लस 1, तो नीचे देखिए tan 45 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, 1 ही होता है ना। तो ए स्क्वायर भी करेंगे तो उतना ही आएगा। तो ऊपर हो गया 0/2, 0/2 कितना हो जाएगा, 0 ही होगा, ठीक है। यानी कहने का मतलब डी नंबर ऑप्शन सही है। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 62 की तरफ। तो 62 में क्या कर रहा है कि साइन 2 थीटा बराबर, मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 को इधर ले जाने के बाद √3/2 लिख सकता हूँ ना, बिल्कुल। और अगर मैं आपसे पूछूं कि साइन में कितना डिग्री का वैल्यू √3/2 है, तो आप बोलोगे सर साइन में जो है कितना डिग्री का वैल्यू है, तो साइन में 60 डिग्री का वैल्यू है ना,
साइन 60 डिग्री, ठीक है जी। तो साइन से साइन निपट गया, तो 2 थीटा बराबर कितना हो गया 60 डिग्री, तो थीटा बराबर कितना हो जाएगा 30 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। यानी कि इसका जो ए नंबर ऑप्शन सही है। सारे बच्चों को समझ में आ रहा है ना, आगे बढ़ते हैं। पर देखिए 63 नंबर में क्या करा है कि ए बराबर 65 डिग्री है, तो tan a इंटू कॉट है। तो ऐसे आपको पता होगा कि tan थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर क्या होता है 1 होता है। तो यहाँ पे एंगल कुछ भी रहे उससे फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। तो इसका बी नंबर ऑप्शन सही है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 64 की तरफ। तो 64 में देखिए क्या करा है, यदि सेक 4a बराबर कौशिक a माइनस 10 डिग्री, तो आपको जो a का वैल्यू चाहिए, ठीक है। देखो सेक 4a को हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो सेक 4a को हम लोग लिख सकते हैं कौशिक 90 माइनस 4a, ठीक है। क्योंकि सेक थीटा बराबर क्या होता है कौशिक 90 माइनस थीटा, और बराबर ये कितना दिया हुआ है, ये दिया हुआ है कौशिक a माइनस 10 डिग्री, ठीक है जी। कौशिक से कौशिक काट लीजिए, ठीक है। तो बचेगा 90 माइनस 4a और बराबर में a माइनस 10, ठीक है जी। अब ये काम करते हैं, इसको उधर ले जाते हैं, तो 4 और 1 5 a उधर हो जाएगा और इधर जाकर के 100 हो जाएगा, ठीक है। 90 प्लस 10 कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा ना। तो a बराबर क्या हो जाएगा 20 25 100 यानी कि 20 हो जाएगा। चेक कर लीजिए, यानी कि a नंबर ऑप्शन सही है, ठीक है जी। चलिए आगे बढ़ते हैं 65 की तरफ। तो 65 में क्या करा है कि सेक स्क्वायर 10 और माइनस कॉट स्क्वायर 10, ठीक है। तो ये काम करते हैं, इस क्वेश्चन को बनाना कैसे, सेक को ना आप सबसे पहली बार tan में बदलो, ठीक है। तो यहाँ पे देखना जरा ध्यान से, सेक स्क्वायर 10 को आप लिख सकते हो 1 प्लस tan स्क्वायर 10 डिग्री, क्योंकि सेक थीटा बराबर होता है ना 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, और माइनस में कॉट स्क्वायर 80 डिग्री, ठीक है। तो जब आप इसको चेंज करोगे ना तो ये हो जाएगा कॉट 80 डिग्री, ठीक है। तो कॉट 80 डिग्री कैंसिल हो गया, बच गया कितना 1, यानी कि 65 का ए नंबर ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन काफी अच्छा है, इसको अच्छे से समझ। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 67 की तरफ। तो 67 में करेंगे निम्नलिखित में से किसका मान √2 के बराबर है। तो किसका मान √2 के बराबर है फटाक से बताइए। इसका डी नंबर ऑप्शन सही है। कौशिक 45 डिग्री का वैल्यू कितना होता है √2 के बराबर होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 68 की तरफ। तो 68 में देखिए क्या करा है, साइन स्क्वायर 60 डिग्री कॉस स्क्वायर 60 डिग्री। साइन 60 का वैल्यू कितना होता है जी, तो साइन 60 का वैल्यू होता है √3/2। स्क्वायर भी कर लेते हैं इसका, ठीक है जी। कॉस 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है 1/2, स्क्वायर भी इसका कर लेते हैं, ठीक है। √3 का स्क्वायर 3 ही होता है, 2 का स्क्वायर 4 माइनस 1 और बटा में 4, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 1/2 हो जाएगा, है ना। एलसीएम वगैरह लेकर के देख लेना और उसके बाद कैंसिल वगैरह कर लेना 1/2, यानी कि 68 का डी नंबर ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 69 देखिए। तो 69 में कह रहा है कि यदि त्रिभुज एबीसी में कोण ए 90 है, ठीक है जी। यहाँ पे मैं बना देता हूँ एक एबीसी त्रिभुज, इसमें कोण ए 90 है, ये हो गया आपका ए, ये हो गया 90 डिग्री का, ठीक है। ए बी बराबर कितना है 6 है, ए बी सी इस तरीके से मैं लिख देता हूँ। ये हो गया आपका 6, ए सी आपका 2√3 है। ए सी कितना है जी 2√3 है। तो कोण बी का मान ज्ञात करना है। कोण बी में मान लेता हूँ थीटा है, ठीक है। ये काम करते हैं, थीटा के सामने दिया है, थीटा के नीचे दिया है, तो tan लगा देते हैं, ठीक है। तो tan थीटा अगर मैं लगाऊंगा तो लंब बट्टा क्या हो जाएगा आधार, यानी कि 2√3 बटा में 6, 2√3 और बटा में 6, 2 3 कितना हो गया 6, और ऊपर में √3 है, नीचे में 3 है, तो √3 को 3 से इसको ऐसा लिख सकते हैं ना, √3 गुने √3 1 से कट गया, ठीक है। और अगर मैं आप सबसे पूछूं कि tan में कितना डिग्री का वैल्यू √3 होता है, तो आपका आंसर होगा कि tan में 30 डिग्री का वैल्यू होता है, ठीक है। tan से tan निपट गया, तो यानी कि थीटा बराबर कितना डिग्री जी 30 डिग्री, यानी कि इसका बी नंबर ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 70 की तरफ। देखिए 70 में क्या कह रहा है, 70 में कह रहा है कि यदि एक स्तंभ की छाया की लंबाई 2√3 मीटर है, एक स्तंभ है जी, ठीक है जी, और इसका छाया का लंबाई दिया हुआ है 2√3 मीटर, ठीक है जी। उसके बाद सूर्य का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। सूर्य का जो उन्नयन कोण है वो कितना डिग्री है 60 डिग्री, यानी कि यहाँ पे जो है 60 डिग्री का कोण है। तो स्तंभ का लंबाई ज्ञात करना है, यानी कि मान लेते हैं इसको x है, ठीक है, यही वाला जो आपको निकालना है। तो सिंपली आप क्या करें tan थीटा लगा दीजिए। tan 60 डिग्री बराबर क्या होगा x और बटा में क्या हो जाएगा 2√3। तो tan 60 का वैल्यू कितना होता है √3 और बराबर में कितना है x बटा में 2√3। तिरछा तिरछी गुना कर लीजिए, x बराबर 2, √3 में से √3 गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा और 3 हो जाएगा, ठीक है। तो 3 दूनी 6 मीटर हो गया, ठीक है, यानी कि बी नंबर ऑप्शन सही है। चलिए आगे बढ़ते 71 की तरफ। 71 में क्या करा है कि यदि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात इतना है तो उनकी संगत भुजाओं का अनुपात होगा। देखो जब क्षेत्रफल का अनुपात दिया हुआ रहता है और संगत भुजा का अनुपात पूछता है तो सीधा सीधी क्या कीजिए कि उसका जो है वर्गमूल कर दीजिए। क्या कर दीजिए वर्गमूल कर दीजिए, ठीक है। तो 25 का वर्गमूल 5 और 64 का वर्गमूल 8, ठीक है। तो यानी कि भुजाओं का अनुपात कितना हो गया 5:8, यानी कि इसका जो बी नंबर ऑप्शन सही है, ठीक है। चलिए बढ़ते क्वेश्चन नंबर 72 की तरफ। तो 72 में क्या करा है कि यदि त्रिभुज एबीसी में दिया गया है कि AB बराबर 6 है, AC बराबर 8 है और AD जो है कोण A का अर्धक है। तो यहाँ पे सबसे पहली बात मैं त्रिभुज बना लेता हूँ एक ABC। ये हो गया आपका ABC एक त्रिभुज, ठीक है जी। इसमें AB बराबर 6 है और उसके बाद AC बराबर 8 है, ठीक है जी। AD जो है कोण A का अर्धक है, AD जो है कोण A का अर्धक है, यानी कि इधर आधा है और इधर भी आधा है। तो BD और DC का अनुपात चाहिए, BD और DC का अनुपात, ठीक है। तो एक प्रमेय होता है,
इन दोनों का अनुपात जितना होता है ना, इतना अनुपात यहाँ पे भी होता है, ठीक है। तो ये हमारा 6 हो जाएगा, ये हमारा 8 हो जाएगा, ठीक है। तो यानी कि 6:8 कहने का मतलब कितना है, 3 दूनी 6 और 4 दूनी 8, ठीक है। यानी कि 3:4 ये भी हो जाएगा, यानी कि ए नंबर ऑप्शन सही है, ठीक है जी। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 73 की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 73 में क्या कर रहा है। 73 में कह रहा है कि यदि पी ए तथा पी बी किसी बाह्य बिंदु पी से ओ केंद्र वाले वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाएं हैं, यानी कि यहाँ पे मैं एक वृत्त बना देता हूँ और यहाँ पे जो है बिंदु बना देता हूँ पी ए तथा पी बी, बाह्य बिंदु पी, ठीक है। बाह्य बिंदु पी है, खींची गई स्पर्श रेखाएं हैं इस तरीके से जो है 2 स्पर्श रेखा, ठीक है जी, पी ए तथा पी बी, ठीक है जी। उसके बाद ए पी बी बराबर 80 डिग्री है। ए पी बी यानी ये वाला कोण जो है कितना डिग्री है जी, 80 डिग्री है। तो कोण पी ओ ए चाहिए इसको, पी ओ ए, इसका जो केंद्र है वो ओ है, ठीक है। तो ये वाला कोण इसको चाहिए, ठीक है, ये वाला। तो देखो क्वेश्चन काफी सिंपल है, ये 80 है ना, तो यहाँ पे आपको पता होना कि चाहिए कि दोनों भाग में बढ़ जाता है, इधर 40 होगा, इधर भी 40 होगा, और त्रिज्या जो होता है स्पर्श रेखा पर लंब होता है, तो यहाँ पे 90 हो जाएगा। अब इस त्रिभुज में जाइए, इस त्रिभुज में आपको कौन सा कोण चाहिए, ये वाला कोण चाहिए ना, तो 90 और 40 कितना हो गया, 130 हो गया। और आपको पता है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल कितना होता है, 180, तो 90 और 40 कितना, 130 हो गया ना, तो यानी कि 50 और चाहिए, ठीक है। तो ये वाला कोण 50 हो जाएगा अकेले, ठीक है, यानी कि इसका बी नंबर ऑप्शन सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 74 की तरफ। तो देखिए 74 में क्या कर रहा है, वृत्त पर स्थित किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से होकर जाने वाले त्रिज्या से कौन सा कोण बनाती है। वृत्त पर किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा, जैसे वृत्त हो गया, यहाँ पर खींच दी स्पर्श रेखा, ठीक है। तो कह रहा है स्पर्श बिंदु से होकर जाने वाला त्रिज्या से, स्पर्श बिंदु से ये जो है त्रिज्या गया, ठीक है। तो त्रिज्या से जो कौन सा कोण बनाती है, तो ये जो कोण बनाती है ना, ये 90 डिग्री का कोण होता है, क्योंकि आपने पढ़ा होगा कि किसी वृत्त पर जो है त्रिज्या पर खींची गई स्पर्श रेखा जो है लंब होता है, ठीक है। तो यहाँ पे 90 डिग्री होगा। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 75 में। तो 75 में क्या करा है कि किसी बाह्य बिंदु ए से ओ केंद्र वाले वृत्त पर 2 स्पर्श रेखाएं एपी तथा एक्यू खींचा गया है। 2 स्पर्श रेखा क्या है, एक तो यहाँ से एक खींचेंगे एपी, और उसके बाद दूसरा क्या है एक्यू, ठीक है जी। एपी बराबर 10 है, एपी का लंबाई जो है क्या है, 10 है। तो पूछ रहा है इसका लंबाई कितना होगा। तो आपको पता होगा कि किसी वृत्त के बाह्य बिंदु से जो खींची गई स्पर्श रेखाएं होती है तो दोनों की लंबाइयां समान होती है, ठीक है। तो अगर ये 10 है तो ये भी कितना होगा, 10 ही होगा, ठीक है। तो यानी किसका जो है बी नंबर ऑप्शन सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 76 की तरफ। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 76 में क्या कर रहा है। 76 में कह रहा है कि यदि बीसी केंद्र ओ वाले वृत्त का एक व्यास है, बीसी जो है ओ केंद्र वाले वृत्त का एक व्यास है, डी वृत्त के परिधि पर एक बिंदु है। बीसी क्या है, ओ वाले वृत्त का जो है क्या है, एक व्यास है। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, सबसे पहली बात एक वृत्त बना लेता हूँ, और यहाँ पे ये हो गया आपका बीसी, ये क्या हो गया, तो इसका जो है व्यास हो गया, ठीक है जी। एवं डी वृत्त के परिधि पर एक बिंदु है, डी यहाँ पे मैं मान लेता हूँ, यहाँ पर परिधि पर क्या एक बिंदु है, तो बीडीसी का मान होगा, बीडीसी ये वाला जो है कोण कितना डिग्री होगा, तो ये वाला जो कोण होगा ना वो 90 डिग्री होगा। कितना डिग्री होगा, 90 डिग्री, ठीक है। क्योंकि ये वाला जो कोण है ना परिधि पर का कोण है, तो आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा, ठीक है, कि यहाँ पर जो कोण बनता है ना, यहाँ पर जो कोण बनता है और यहाँ पर जो कोण बनता है, तो यहाँ का आधा होता है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे देखो 180 डिग्री है, क्योंकि आपको पता है ना टोटल कितना 180 डिग्री, तो यहाँ का आधा कितना हो गया 90 डिग्री, ठीक है जी। तो यानी कि इसका 76 का ए नंबर ऑप्शन सही है, ठीक है। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 77 में क्या कर रहा है। 77 में कह रहा है कि किसी वृत्त को 2 अलग अलग बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखाखंड को कहते हैं। वृत्त को 2 अलग अलग बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को क्या कहते हैं, तो इस रेखा को हम लोग बोलते हैं छेदक रेखा, ठीक है, जो है छेद करके पार हो गया अलग अलग बिंदुओं पर से। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 78 की तरफ। तो 78 में कह रहा है कि यदि किसी जीवा ए बी वृत्त के केंद्र पर 50 डिग्री का कोण अंतरित करता है। मान लेते हैं एक वृत्त है और ये हमारा एक जीवा है, केंद्र पर कितना डिग्री का कोण बनाता है जी, तो 50 डिग्री का कोण बनाता है, ठीक है जी। ए और बी बिंदुओं पर खींची गई स्पर्श रेखाओं के बीच का कोण होगा। तो जीवा का नाम था ए बी, तो कह रहा है ए और बी पर अगर मान के चलिए स्पर्श रेखा खींच देते हैं ऐसे, तो इस स्पर्श रेखा को देखिए जो दोनों कट कर रहा है, तो यहाँ पे जो कोण बनेगा ये वाला कोण आपको बताना, ठीक है। सबसे पहली बात यहाँ पे जो कोण है ये 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री है, ये आपका चतुर्भुज है, तो ये 90 90 तो 180 ऐसे ही हो गया। तब बस खाली इन दोनों को जोड़ करके 180 होना चाहिए, ठीक है। तो अगर ये 50 है तो ये कितना हो जाएगा, 130 हो जाएगा, ठीक है जी। यानी कि इसका बी नंबर ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 79 की तरफ। तो 79 में क्या करा है कि यदि किसी त्रिभुज में, तो मान लेते हैं कि हमारे पास ए बी सी एक त्रिभुज है। अब कह रहा है इस त्रिभुज में जैसे नाम दे देते हैं ए बी सी, इसमें ए सी का जो वर्ग है ये वाला ए सी, इसका जो वर्ग है ए बी और बी सी, ए बी हो गया ये वाला और बी सी हो गया ये वाला, ठीक है। तो इसका जो वर्ग है इसके और इसके योगफल के बराबर है।
तो कह रहा है त्रिभुज का कौन सा कोण समकोण होगा। तो आपको पता होगा कि अगर किसी त्रिभुज में दो भुजाओं का वर्ग किसी तीसरे भुजा के वर्ग के बराबर है तो तीसरे भुजा के सामने का कोण, तो तीसरा भुजा यही था ना जिसके इसका जो वर्ग है तो इन दोनों के भुजा के वर्ग के बराबर है, तो तीसरा भुजा यही हुआ ना। तो इसके सामने वाला कोण ये है कोण बी, तो कोण बी जो है 90 होगा, ठीक है, क्योंकि तीसरा जो कोण होता है तीसरी भुजा के सामने का जो कोण होता है वो क्या होता है, समकोण होता है, ठीक है। तो कोण बी समकोण होगा, ठीक है जी। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 80 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 80 में क्या करें कि यदि त्रिभुज एबीसी में डीई पैरेलल बीसी, यहाँ पे हम बना लेते हैं सबसे पहली बात एक फिगर एबीसी, ये हो गया हमारा एबीसी, ठीक है जी। एबीसी में कह रहा है कि यदि डीई पैरेलल बीसी, यहाँ हम ले लेते हैं डीई, तो डीई जो है बीसी के पैरेलल है, एडी बटा डीबी जो है 4/7 है, एडी बटा में डीबी, एडी बटा में डीबी, यानी कि ये 4 है और ये 7 है, और एसी जो है 6.6, यहाँ से यहाँ कितना है 6.6 है, ठीक है जी। तो एई का वैल्यू कितना होगा, मान लेते हैं एई बराबर x है, ठीक है जी। तो इसको निकालेंगे कैसे, तो थेल्स प्रमेय से आप जो निकाल सकते हो इसको, तो मैं लिखता हूं इसमें पता है क्या, एडी और बटा में एबी, एडी और बटा में एबी, ठीक है, डायरेक्ट लिख देता हूं 4, और एडी का वैल्यू कितना है 4 हो गया, और दोनों को जोड़ दीजिए तो 7 और 4 11 हो गया, ठीक है जी। 7 4 कितना हो गया 11, एक मिनट लिखा नहीं रहा, 7 4 11, ठीक है, यहाँ पे बीच में है ना इस वजह से नहीं लिखा रहा, चलो ठीक है। बराबर देखिए तो बराबर क्या होगा, बराबर यहाँ पे एडी के जगह पे हमने क्या लिखे एसी, ठीक है, एई के जगह पे कितना है एक्स, और बटा में कितना आएगा एसी, तो एसी के जगह पे कितना है 6.6, इसको तिरछा तिरछे गुना कर दीजिए, ठीक है। तो तिरछा तिरछे गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा जी, ये होगा 11x बराबर कितना 6.6 गुने 4, ठीक है जी। तो 11x बराबर कितना हो जाएगा, गुना कर लेते हैं, 6 चौक 24 के 4 हो गया, बाकी 2 6 चौक 24 और 2 26, ठीक है जी। अब x बराबर कितना हो जाएगा, तो इसना में जो 11 से भाग दे देंगे तो बराबर पता है कितना आएगा 2.4 आ जाएगा, ठीक है जी। तो इसको जो आप सॉल्व करके देख लेना, बी नंबर ऑप्शन इसका जो मार्क आ जाना, ठीक है। आइए बढ़ते क्वेश्चन में 81 की तरफ। 81 में कह रहा है कि दो वृत्तों की त्रिज्याओं का अनुपात इतना है तो उसके क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा। मान लेते हैं कि पहला वृत्त का जो त्रिज्या है वो r1 है, दूसरा वृत्त का त्रिज्या जो है r2 है, ठीक है। क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा, तो पहला वृत्त का जो क्षेत्रफल होगा वो क्या होगा पाई r स्क्वायर, पाई r1 स्क्वायर होगा, दूसरा का जो है पाई r2 स्क्वायर होगा, ठीक है जी। तो पाई से वाई तो ऐसे भी कट ही जाएगा ना, तो r1 का स्क्वायर करने का मतलब 2 का स्क्वायर कितना 4 और r2 का स्क्वायर यानी कि 9, ठीक है जी। तो वैसे भी इसमें अगर आप काटोगे, कटता तो खैर है नहीं ये वाला, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 4:9 यानी कि जो बी नंबर ऑप्शन सही है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 82 की तरफ। तो देखिए 82 में क्या करा कि 42 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के उस त्रिज्या खंड का जो है योगफल नहीं, इसके लिए यहाँ पे क्षेत्रफल होना चाहिए, ठीक है। क्षेत्रफल जो है क्या होगा, जिसका केंद्र है कितना है 30 डिग्री है। तो त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल आपको पता है ना, पाई r स्क्वायर थीटा बटा में कितना क्या होता है 360 डिग्री। पाई का वैल्यू कितना होता है जी 22/7, और r के जगह पे कितना दिया हुआ है 42 दिया हुआ है, तो 42 गुने 42, और थीटा के जगह पे कितना है जी 30 डिग्री है, और बटा में कितना लिख दे 360, तो कितना हो गया 12 मरते में कट जाएगा, और ये हो गया 7 42 6 दूनी 12, ठीक है जी। और इसको 2 से काट लीजिए तो 11, ठीक है। अब 42 में से जो 11 गुना कर लीजिए तो 42 और 42 कितना हो गया 462 सेंटीमीटर स्क्वायर, कौन सा सही है, तो यानी कि इसका सी नंबर ऑप्शन सही है, ठीक है जी। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 83 की तरफ। तो देखिए 83 में क्या करा कि यदि किसी पहिए की त्रिज्या जो इतना है तो उसके द्वारा एक चक्कर में तय की गई दूरी, तो देखो एक चक्कर में कितना जाएगा, तो परिधि के बराबर, परिधि होता है 2 पाई r, यानी कि 2 पाई के वैल्यू 22/7 और r के जगह पे 35/44, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 7 5 35, 22 दूना 44, और ये कट गया इससे, ठीक है। तो कितना हो गया जी 5 हो गया है ना, यानी कि 5 मीटर सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। आइए बढ़ते क्वेश्चन नंबर 84 की तरफ। 84 में कह रहा है कि 12 सेंटीमीटर व्यास के एक गोले का आयतन क्या होगा। गोला का जो आयतन होता है वो होता है 4/3 पाई r3, ठीक है। इसमें वैल्यू रख दीजिए, आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद है कि इस क्वेश्चन को आप बना लेंगे 4/3। अच्छा यहाँ पे व्यास बोल रहा है ना, तो व्यास है तो आप बेसिकली क्या करें त्रिज्या निकाल लीजिए, ठीक है। तो 12 का आधा कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा ना, तो यानी कि आपको r की जगह पे 6 रखना है, और गोला का आयतन तो देखिए क्या हो जाएगा 4/3 पाई की जगह पे कितना 22/7, पाई रहने दीजिए क्योंकि पाई आंसर में दिया हुआ है, और r का मतलब 6 गुने 6, ठीक है जी। तो 3 दूनी कितना हो गया 6, 6 6 36 दूना 72, 72 में से 4 गुना कर लीजिए, 72 में से 4 गुना कर लीजिए, 4 दूनी 8, 7 चौके 28, यानी 228 पाई सेंटीमीटर क्यूब या मीटर क्यूब जो भी है, ठीक है। यानी कि देखिए इसका जो है सी नंबर ऑप्शन सही है। आगे बढ़ते हैं 85 की तरफ। तो 85 में कह रहा है कि दो बेलन की त्रिज्याओं का अनुपात 2 और 5 है। दो बेलन की त्रिज्याओं का अनुपात कितना है 2 और 5 है। मान लेते पहला बेलन का त्रिज्या r1, दूसरा का r2 है, ठीक है जी। और उसकी ऊंचाइयों का अनुपात जो है दिया हुआ है, तो मान लेते पहला का h1, दूसरा का h2 है। आयतन का अनुपात ज्ञात करना, ठीक है। तो पहला का जो आयतन होगा क्या होगा पाई, बेलन का आयतन क्या होता है पाई r स्क्वायर h, तो पाई r1 स्क्वायर h1,
का भी वही होगा, ठीक है। तो पाई आर स्क्वायर एच, लेकिन यहाँ पे R2 हो जाएगा, यहाँ पे H2 हो जाएगा, ठीक है। तो पाई से तो पाई वैसे भी कट जाएगा ना, तो R1 के जगह पे कितना दिया हुआ था, तो R1 के जगह पे दिया हुआ था 2, तो 2 का स्क्वायर करेंगे यानी 2 गुने 2। उसके बाद H1, ठीक है जी, H1 के जगह पे कितना दिया हुआ है, तो 5 दिया हुआ है, ठीक है जी। और बटा में आइए R2 का स्क्वायर, R2 के जगह पे कितना है, 5 है, ठीक है, यानी 5 गुने 5। और उसके बाद H2, H2 के जगह पे कितना है, 2 है, ठीक है जी। तो 2 से 2 कट गया, 5 से 5 कट गया, और कुछ है क्या, नहीं, तो बच गया 2/5 यानी कि 2:5, यानी कि इसका बी नंबर ऑप्शन सही है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 86 की तरफ। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 86 में क्या कर रहा है कि किसी घन का आयतन जो है इतना है, तो इसकी जो है एक भुजा क्या होगा। तो घन का आयतन क्या होता है, भुजा क्यू होता है, तो भुजा क्यू बराबर कितना है, 27/44 है, ठीक है। तो अगर मैं आप सबसे पूछूं कि ये किसका क्यू है, तो ये आपका जो है 14 का क्यू है। कितना का है, 14 का। तो ये बराबर कितना हो जाएगा, 14, यानी कि भुजा बराबर कितना हो जाएगा, 14 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है जी। तो 86 का ए नंबर ऑप्शन सही है। तो 87 में क्या कर रहा है कि इसका जो वैल्यू आपको चाहिए, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन है ये तो कट करके हो जाएगा 1, और ये भी कट करके हो जाएगा कितना 1, क्योंकि आप चेंज करोगे ना तो आपको पता चल जाएगा, ठीक है। तो 1 गुने 1 कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, यानी इसका सी नंबर ऑप्शन सही है, ठीक है जी। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 89 की तरफ। तो 89 में क्या करा है कि यदि किसी शंकु के आधार की त्रिज्या r है, ठीक है, और उसका ऊंचाई क्या है, h है, तो शंकु का आयतन, तो शंकु का आयतन क्या होता है, 1/3 पाई r स्क्वायर है, सबको पता होता है, ठीक है, यानी कि बी नंबर ऑप्शन सही है। आगे बढ़ते हैं 90 की तरफ। तो 90 में क्या करा है कि r त्रिज्या वाले अर्धगोले संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल होगा। अर्धगोले संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है, तो पाई r स्क्वायर इधर से होता है, और ये वाला होता है पाई r स्क्वायर, इधर से होता है 2 पाई r स्क्वायर, ठीक है। टोटल मिला देते हैं तो 3 पाई r स्क्वायर, यानी कि इसका जो है सी नंबर ऑप्शन सही है, ठीक है जी। आगे बढ़ते हैं 91 नंबर। देखिए 91 में क्या करा है कि इतना का जो माध्यिका क्या है, माध्यिका कैसे निकालते हैं। तो सबसे पहली बात इसको जो बढ़ते क्रम में सजा दीजिए। तो बढ़ते क्रम में सजाएंगे तो देख लेते हैं, पहले हो गया 3, फिर हो गया 5, 3 के बाद 5, उसके बाद फिर हो गया 6, और 6 के बाद हो जाएगा आपका 7, और 7 के बाद क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा, ठीक है जी। 8 के बाद जो है आपका 9 हो जाएगा, ओके। 9 के बाद जो है आपका 10 हो जाएगा, और 10 के बाद क्या होगा, तो 10 के बाद सीधे 12 हो जाएगा, ठीक है। एक बार काउंट भी कर लेना, 2 2 4 2 6 2 8, ठीक है, और 8 की संख्या यहाँ पे है, ठीक है जी। माध्यिका जो होता है ना, अगर n बराबर सम है, n बराबर सम है, यहाँ पे सम है, 8 है तो सम ही है ना, तो सम के लिए जो माध्यिका होता है वो क्या होता है, मैं आपको एक फॉर्मूला बताता हूँ, 1/2, और यहाँ पे होता है n/2 और प्लस n + 1/2वां पद, ठीक है। इन सब पद को जो जोड़ दीजिए, बटा में 2 कर दीजिए, ठीक है। तो n के जगह पे कितना रखूंगा मैं, 8 रखूंगा, तो 8/2 कितना हो जाएगा बताइए फटाक से। तो 8/2 यानी कि चौथा पद, तो चौथा पद कितना हो गया, बटा में 1/2 लगा देना इधर आगे में, ठीक है, बाहर में 1/2 लगा देना इधर, ठीक है। 8/2 यानी कि चौथा पद क्या हो जाएगा, पहला दूसरा तीसरा चौथा 7 हो जाएगा। चलो ठीक है, मैं 7 लिख देता हूँ। फॉर्मूला में थोड़ा सा यहाँ पे सुधार रहना है, यहाँ पे होता है n + 2/2, ठीक है। चलो तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 8 2 10/2 यानी कि 5वां पद, तो 5वां में क्या है, 8 है, ठीक है जी, ओके, और बटा में 1/2 है ही, ठीक है। तो 8 7 15/2 कितना हो जाएगा, 7.5 हो जाएगा, ठीक है, यानी कि इसका सी नंबर ऑप्शन सही है, ठीक है। आइए फटाक से बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 92 की तरफ। तो 92 में क्या आ रहा है, प्रथम 10 समप्राकृतिक संख्याओं का माध्य। तो 10 समप्राकृतिक संख्याओं का माध्य, तो अगर 10 समप्राकृतिक संख्या आपको चाहिए तो एक काम करते हैं, 2 4 6 8 ये सब है, ठीक है। तो 10 जो आप लिख देना, और उसके बाद क्या चाहिए, इसका जो माध्य चाहिए ना, तो सबको जोड़ देना और बटा में 10 से भागा दे देना। 10 आपको लेना है, ठीक है, 2 4 6 8 10, ठीक है। कितने लेने, 10 संख्या लेने, और 10 को जोड़ करके 10 से भागा दे देने, आंसर आ जाएगा, ठीक है। आइए बढ़ते हैं 93 की तरफ। 93 में क्या करा है कि इतना और इतना का समांतर माध्य है, दोनों को जोड़िए, उसके बाद 2 से भागा दे दीजिए, ठीक है। तो 45 + 37 कितना हो गया जी, अब बटा में 2, तो 7 5 12 का 2, और बाकी 1 4 3 7 और 1 8, बटा में 2 कितना हो गया, 41 हो गया, यानी कि ए नंबर ऑप्शन सही है, ठीक है। ये बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 94 की तरफ। 94 में क्या करा कि किसी बारंबारता सारणी का माध्य जो है 28 है, बहुलक 16 है, इसकी माध्यिका क्या होगी। तो यहाँ पे एक सूत्र आपको मैं दे रहा हूं, माध्यिका बराबर जो होता है ना, तो 3 गुने माध्यिका बराबर होता है बहुलक, बहुलक और प्लस में 2 गुने माध्य, ठीक है। ये आपका फॉर्मूला है माध्य माध्यिका बहुलक का, ठीक है। तो यहाँ पे उसको चाहिए क्या, माध्यिका चाहिए ना, तो एक काम करते हैं, 3 गुने माध्यिका बराबर, माध्यिका को मैं मान लेता हूं x, बहुलक कितना दिया हुआ है, बहुलक दिया हुआ है 16, ठीक है जी। माध्य कितना दिया हुआ है 28, 28 दूना कितना हो गया 56, ठीक है जी। इसको जोड़ दीजिए, तो 6 6 12 का 2 हो गया, 5 और 6 7 हो गया, ठीक है। और 3 से इधर भागा दे दीजिए, तो 3 से भागा दे देंगे तो क्या हो जाएगा, 24 दिया 72, यानी कि 24 हो जाएगा, ठीक है, यानी कि 94 का सी है। आगे बढ़ते हैं 95 की तरफ। तो 95 में क्या करें कि निम्नलिखित में से कौन केंद्रीय प्रवृत्ति की माप नहीं है, तो इनमें से आपका डी नंबर ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। मानक विचलन जो है आपका केंद्रीय प्रवृत्ति की माप नहीं है, ठीक है। आगे बढ़ते 96 की तरफ। तो 96 में क्या करा है, इतना का बहुत
बहुलक है। बहुलक इसमें कौन सा हो जाएगा, जो सबसे ज्यादा बार आया हुआ है, तो 9 जो है इसमें सबसे ज्यादा बार आया हुआ है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 97 की तरफ। 97 में कह रहा है कि किसी घटना की प्रायिकता का अधिकतम मान होता है, तो किसी भी घटना का जो प्रायिकता का सबसे अधिकतम मान होता है ना, वो होता है 1, क्योंकि प्रायिकता का जो प्रास होता है वो कहां से कहां तक होता है, तो 0 से लेकर के 1 तक होता है, यानी कि अधिकतम जो मान है वो कितना होता है, 1 होता है। ठीक है जी, आइए बढ़ते क्वेश्चन नंबर 98 की तरफ। 98 में कह रहा है 2 सिक्का को उछाल में संभव परिमाणों की संख्या क्या होगी। अगर हम 2 सिक्का को उछालते हैं तो संभव परिमाणों की संख्या क्या होता है, तो 4 संभव परिमाण होते हैं। ठीक है, अगर मैं आपको लिखाना भी चाहूं तो देखो, पहला हेड हेड हो सकता है, हेड टेल हो सकता है, टेल हेड हो सकता है, या फिर दोनों पर टेल टेल हो सकता है। ठीक है, ये 4 संभव परिणाम है आपके 2 सिक्का को उछालने पर। बढ़ते हैं 99 की तरफ। 99 में क्या करा है, यदि प्रोबेबिलिटी ई यानी ई इवेंट का प्रोबेबिलिटी 0.07 है तो नहीं होने की प्रोबेबिलिटी कितना होगा। देखो, नहीं होने का प्रोबेबिलिटी जो है ना, वो आप 1 में से घटा करके भी निकाल सकते हो। तो 1 में से घटा देना, तो उसके बाद जो आपका आंसर चला आएगा, कितना आएगा, 0.03 आएगा। ठीक है, चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 100 में क्या करा, असंभव घटना की प्रायिकता होती है, यानी अगर वो चीज है ही नहीं, संभव जो है एग्जिस्ट करते ही नहीं, तो उसका जो प्रायिकता कितना होगा, 0 होगा। ठीक है, यानी कि 100 का सी नंबर सही जवाब होगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने टोटल जो 100 क्वेश्चन बता दिए, और यही 100 क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में आने वाला है। ठीक है, तो फटाफट से जाइए और एग्जाम एकदम से जो पूरा छाप करके चलाइए। ठीक है, तो चलिए उम्मीद करता हूँ कि ये वाला वीडियो आपको पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड